हेलो हेलो हेलो। तो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ़ बाय डेफिनेशन इन अ स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट द फोर्सेज इन अ फोर्स कपल कैंसल्स आउट ईच अदर, बेसिकली जो लिफ्ट है वो वेट के बराबर हो गया और जो थ्रस्ट है वो ड्रैग के बराबर हो गया, तब इधर जो अपना थ्रस्ट वाला वेक्टर है अगर ड्रैग वाले वेक्टर के बराबर है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट आगे बढ़ कैसे रहे। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू मी बाय वन ऑफ माई इंस्ट्रक्टर्स। और फिर उसके बाद से मैं ये क्वेश्चन पूरे फ्लाइट स्कूल में सभी से पूछ रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर्स, स्टूडेंट्स। बट जो रिस्पॉन्स था ना, यूजुअली दो चीज़ मेरे को कॉमन मिला। पहला तो ये एक तो बड़ा सा शब्द है इनर्शिया बोल के, और दूसरा हो गया अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। These seem like pretty basic as like, you know, an object at rest stays at rest. Bro, an object at rest stays at rest. But they just made it sound like, you know what I'm saying? Like that. सब कोई करेक्ट है, बट द थिंग इज मैंने इस वीडियो में उस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ईजी टू अंडरस्टैंड बना कर रखा है। सो जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ मोमेंट। तो हमारा जो थ्रस्ट है वो ड्रैग के बराबर है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट तब भी मेरा एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रहा है। इसको समझने के लिए वी विल हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, इमेजिन कि एक स्पेस क्राफ्ट है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है एंड उसका वेलोसिटी हो गया, पकड़ के चलते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी 10,000 किलोमीटर पर आवर पकड़ लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। तो अब स्पेस तो हमारा वैक्यूम हो गया, ऑब्वियसली कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। देयरफॉर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कोई अपोज करने वाली फोर्स है नहीं अपने एयरक्राफ्ट में, क्योंकि कोई ड्रैग नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब तक बाहर से कोई अपोज करने वाली फोर्स है नहीं अपने स्पेस क्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट बोल दिया सॉरी, स्पेस क्राफ्ट में, तो जो अपना रॉकेट है वो हमेशा के लिए अपना वो जो वेलोसिटी है 10,000 का, उसको मेंटेन करके रखेगा फॉर इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर से कोई उसको अब अपोज करने वाला फोर्स मिल नहीं रहा। इसी चीज़ को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, सिंपल। जब तक बाहर से कोई तंग ना करे तो वो जो सिस्टम है उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा फॉर एन इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। बस सिंपल है। मतलब गूगल पे इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस दैट स्टेट इज चेंज बाय एन एक्सटर्नल। बस वही सिंपल चीज़ है, जब तक बाहर से कोई तंग ना करे अपना वो जो सिस्टम है उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा, उसी चीज़ को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। अब इसका अपने एयरक्राफ्ट से क्या लेना देना, जो एक एटमॉस्फेयर के भीतर ऑपरेट कर रहा है और जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऑपरेट कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से हमें मिलता है लिफ्ट ऑब्वियसली, बट उसके कारण फिर हमें ड्रैग भी मिलता है, द एटमॉस्फेरिक ड्रैग दैट वी गेट। उसके बाद जो ग्रेविटी है उसके कारण हमें मिल रहा है हमारा एयरक्राफ्ट का वेट वाला वेक्टर। अब हमें ये तो पता है कि जो वेट है उसको लिफ्ट कैंसिल आउट कर देगी, बट जो ड्रैग है ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, फ्लाइट पाथ के, उसको अगर हम लोग किसी तरह ओवरकम कर लें, जो कि बेसिकली थ्रस्ट करता ही है, हमारे इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ड्रैग को ओवरकम करता है। अगर हम लोग उस ड्रैग को ओवरकम कर लेते हैं जस्ट इनफ कि हमारा एयरक्राफ्ट आगे बढ़ते रहे, तब उस केस में जो अपना एयरक्राफ्ट वाला सिचुएशन हो गया वो हमारे स्पेस शटल वाले सिचुएशन के बराबर हो गया। तो बेसिकली अपना एयरक्राफ्ट भी इनर्शिया के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो ड्रैग था उसको तो हमने हटा दिया और कोई बाहर से अपोज करने वाला फोर्स तो है नहीं अपने एयरक्राफ्ट पे अब। बट फिर ऑब्वियसली हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, जैसे कि जो एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स में वियर एंड टियर होता है ना, इंजन कंटिन्यूसली उस ड्रैग को ओवरकम कर रहा है। फिर हमारे पास लिमिटेड फ्यूल है, उस चीज़ को भी इग्नोर करना पड़ेगा। अगर ऐसे चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द एयरक्राफ्ट इज बेसिकली सिमिलर टू दैट स्पेस शटल। बट इससे एक बहुत बड़ी बात स्टैब्लिश ये हो जाती है कि अगर हम लोग कहें कि थ्रस्ट ड्रैग के बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होकर रखा है। क्योंकि अब अगर हम लोग इस केस में देखें कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है बिल्कुल हमारे स्पेस शटल की तरह एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करके चल रहा है। जो हमारा स्पेस शटल था वो 10,000 का स्पीड, 10,000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हमेशा के लिए मेंटेन करने वाला है। तो जो हमारा एयरक्राफ्ट भी है वो एक पर्टिकुलर लेट्स से 90 नॉट्स, वो 90 नॉट्स के स्पीड को हमेशा के लिए मेंटेन करके रखेगा अगर हमारा ड्रैग और थ्रस्ट एकदम बराबर है। बट फिर क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो 90 नॉट्स है हमारा एयरक्राफ्ट का और ये जो 10,000 का स्पीड है ये आया कहाँ से एट द फर्स्ट प्लेस। And the solution is very simple. The reason behind this is our initial acceleration. अब इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया भाई, ड्यूरिंग द टेक ऑफ रोल वी गिव फुल पावर, हमारा एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट कर रहा होता है एंड जब हमारा एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट कर रहा होता है जो हमारा थ्रस्ट वाला वेक्टर है वो हमारे ड्रैग वाले वेक्टर से भी ज़्यादा होता है। हमारा एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ रहा होता है, हमारा एयरक्राफ्ट बेसिकली एक्सेलरेशन के अंडर है। सो जब हम लोग पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचते हैं, हम लोग जब लेवल ऑफ करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर एयर स्पीड का वेट करते हैं जो कि इन दिस केस मे बी 90 नॉट्स है ना।
तो व्हेन वी रीच द 90 नॉट्स वी कट द पावर, हम लोग थ्रॉटल को पीछे लाते हैं कि जो हमारा थ्रस्ट है वो ड्रैग के जस्ट बराबर हो और वो फिर से वापस उसी इनर्शिया वाले लॉ को फॉलो करने लग जाए जो हम लोगों ने बिगिनिंग में डिस्कस किया। और जो हमारा रॉकेट है उसने भी कभी ना कभी तो एक्सेलरेट किया ही होगा, क्योंकि गूगल पे तो लिखा है कि भाई अराउंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चाहिए उसको एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए। तो भाई उसके लिए भी बहुत भयंकर लेवल पे एक्सेलरेशन चाहिए। इनिशियल जो थ्रस्ट निकलता है उसका, जो हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन है उसके कारण जो हमने स्पीड पाया उसको हम लोग बस मेंटेन करके आगे बढ़ते रहते हैं, जिसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो इसी कारण स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में जो हमारा एयरक्राफ्ट है, थ्रस्ट और ड्रैग बराबर होने के बावजूद एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता रहता है। सिंपल सा सोल्यूशन। बस भाई इतना ही था। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सोचा वीडियो बनाऊँ। एंड इसके पीछे का फिज़िक्स भी थोड़ा सा मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, आसानी है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाऊँ। दैट्स इट।